Welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we are going to learn class 8 geography. The name of the chapter is agriculture. बच्चों एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है ये हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है और इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट भी कर दिया है और ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये इसकी सेकंड वीडियो है और इसमें हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है फार्म सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो फार्म सिस्टम क्या होता है? जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया कि फार्मिंग जो है वो हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फार्म सिस्टम में मेनली तीन चीज़ होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो चलिए देखते हैं क्या है फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर या फार्मिंग जो है उसको हम एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं। तो इस सिस्टम में तीन चीज़ें शामिल होती हैं, एक तो इनपुट्स, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आउटपुट। यानी इनपुट में कौन सी चीज़ें होंगी, जो रॉ मटेरियल होगा वही इनपुट होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं जैसे सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, फिर मशीनरी हो गई, लेबर हो गया, ये सारे चीज़ इनपुट्स में है। यानी कि जब भी फार्मिंग होती है तो इन चीज़ों की ज़रूरत शुरुआती दौर में पड़ती है। फिर बीच का दौर होता है प्रोसेसिंग का। तो प्रोसेसिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है ये देखें। प्लोइंग हो गया, सोइंग हो गया, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। फिर आउटपुट में मीन्स जो फाइनल प्रोडक्ट है, जैसा कि मैंने बताया ना कि हम इस चैप्टर में ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ रॉ मटेरियल पढ़ेंगे। तो रॉ मटेरियल से लेके जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है यानी कि जो फिनिश्ड गुड होता है उस तक की यात्रा हमें करनी है। तो इनपुट्स में हमने देख लिया कि ये सारी चीज़ें आ गई। प्रोसेस में हमने देख लिया कि ठीक है, प्लोइंग हो गया, सोइंग हो गया और स्प्रेइंग हो गया। और आउटपुट में क्या होगा? आउटपुट में जो बन के तैयार होगा वो होगा क्रॉप्स होगा, वूल हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है, इसके अलावा पोल्ट्री प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। तो इसको हम फार्म सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब ये फार्म सिस्टम तो हो गया, बट ये जो फार्मिंग वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ये एक्चुअली कितने तरह की होती है। एक तो उस समय मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट वर्ड्स को, एग्री को, सेरी को यदि कल्चर के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है, पर वो एक अलग बात है। जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है वो कितने तरह की होती है, चलिए हम एक फ्लो चार्ट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम फ्लो चार्ट के जरिए देखें कि कितने तरह के फार्मिंग होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग को पहले हम डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में, ठीक है। पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड दूसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग। अब ये सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो प्रोडक्शन होता है मेनली ये हमारा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया है उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो प्रोडक्शन की बात करते हैं कि सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ जो फार्मर की फैमिली होती है उन्हीं को नीड को पूरा करने के लिए होता है। साथ ही इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो लो लेवल की टेक्नोलॉजी होती है, उसमें ज़्यादातर घरेलू टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स खेती के लिए जो औजार इस्तेमाल किए जाते हैं, जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, वो मशीन जैसे बड़े बड़े टूल्स नहीं होते हैं। इसके अलावा इसमें जो लेबर होती है वो भी जैसे घर के जितने भी सदस्य हैं वही लोग लेबर की तरह काम करते हैं। लो लेवल ऑफ लेबर भी होता है। साथ ही इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो भी इतना ही होता है जिससे कि एक फैमिली का, एक किसान के घर का, एक फार्मर के घर का गुजर बसर हो सके। तो इस तरह की जो फार्मिंग होती है इसे हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। अब आते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है? जाहिर सी बात है, कॉमर्स का मतलब है वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य के लिए जिस तरह की फार्मिंग की जाती है, उस उद्देश्य से जिस तरह की फार्मिंग की जाती है उसे कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। तो कॉमर्शियल फार्मिंग में अगेन फिर एग्रीकल्चर होगा और रियरिंग ऑफ एनिमल होगा। तो बट इसका पर्पस अलग होता है। इस समय कॉमर्शियल फार्मिंग में जो खेती की जाती है और कॉमर्शियल फार्मिंग में जो एनिमल्स पाले जाते हैं उनका उद्देश्य होता है उनको मार्केट में सेल करना और मार्केट में सेल करके फ़ायदा कमाना। साथ ही इसमें जो एरिया होता है यानी जहाँ पे कॉमर्शियल फार्मिंग की जाती है वो एरिया बहुत बड़ा एरिया होता है। इसके अलावा वहाँ पे हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस लेबर बहुत ज़्यादा होते हैं, कैपिटल बहुत ज़्यादा लगा होता है। तो इस तरह की जो फार्मिंग होती है और जाहिर सी बात है कि उसमें प्रोडक्शन भी जो है वो
बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह की जो फार्मिंग होती है उसे हम कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। अब ये जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है और कॉमर्शियल फार्मिंग है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है कई हिस्सों में। पहले हम वो देख लेते हैं कि किस तरह से इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, फिर वन बाय वन हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसिस्टेंस फार्मिंग को फर्दर दो भागों में बांटा गया है। एक है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, एंड द सेकेंड इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। जैसा कि प्रिमिटिव नाम से ही आपको लगता है कि थोड़ा पिछड़े हुए तरीके की जो खेती होती है। वन बाय वन मैं सबको एक्सप्लेन करूंगी, पर अभी मैं यहाँ बता दूं कि जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, उसको फिर से दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग। इसके बाद आते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ। तो कॉमर्शियल फार्मिंग को भी फर्दर तीन भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि सबसिस्टेंस फार्मिंग को इंटेंसिव में और प्रिमिटिव में, और फिर प्रिमिटिव को फर्दर शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एंड नोमैडिक हर्डिंग में डिवाइड किया गया है। ठीक उसी तरह से कॉमर्शियल फार्मिंग को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, दूसरा है मिक्स्ड फार्मिंग और तीसरा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो अब वन बाय वन हम सारे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, देन शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं, नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, और कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, और फिर प्लांटेशन क्या है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग जो कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में बटा हुआ है, इनमें पहले हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर है क्या। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो फार्मर होता है वो एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे खेती करता है, यानी जिस एरिया पे वो खेती करता है वो छोटी होती है, उसमें वो सिंपल टूल्स को इस्तेमाल करता है। वो बड़े बड़े मशीन्स का यूज नहीं करता, बल्कि सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करता है। प्लस इसमें बहुत सारे लेबर्स लगे हुए होते हैं, और साथ ही साथ एनुअली वो एक ही लैंड पे यानी सेम लैंड पे मोर देन वन क्रॉप को ग्रो करता है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का जो एरिया है वो है थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ मॉनसून कौन सा है, वो आप देखें कि तो थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ मॉनसून कौन सा है वर्ल्ड का, एक तो साउथ एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, और फिर ईस्ट एशिया का जो हिस्सा है वो मॉनसून के लिए बहुत अच्छा है। तो इन मॉनसून रीजन्स में ही इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की जाती है। दूसरा आता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो पहले ही हमने इसे दो भागों में बांट लिया था, एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा नोमैडिक हर्डिंग। तो बढ़ते हैं, पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जानने की कोशिश करते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो थिकली फॉरेस्टेड एरिया में किया जाता है, यानी जंगलों में इसकी खेती की जाती है। जंगलों में इसकी खेती करने का रीज़न है क्योंकि जंगल काफ़ी घने होते हैं। तो ऐसे जगहों पे क्या होता है, एक्चुअली इसका जो प्रोसेस था ये काफ़ी यूनिक प्रोसेस था। इसमें क्या होता था कि जो जंगल होते थे उसको काट दिया जाता था, उसको क्लियर कर दिया जाता था, पेड़ गिरा दिए जाते थे और फिर उसमें आग लगा दिया जाता था, और उसके बाद जो उसकी राख होती थी उसको मिला दिया जाता था मिट्टी में, और इस तरह से खेती की जाती थी। एक भाग को, एक लैंड के एक पीस ऑफ लैंड को एक हिस्से पे इस तरह की खेती की जाती थी, और कुछ सालों तक वहाँ खेती करने के बाद फिर उस जगह को छोड़ दिया जाता था और फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते थे। इसीलिए इसका नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, क्योंकि एक जगह को छोड़ के फिर दूसरी जगह जाके ये खेती की जाती थी। रीज़न क्या था इसके पीछे कि काफ़ी समय तक इस तरह की खेती करने से वहाँ का जो लैंड था वो बैरन हो जाता था, बंजर हो जाता था, और उस पर फर्दर खेती नहीं की जा सकती थी। तो उसे 3 साल 4 साल के लिए उसे छोड़ा जाता था ताकि रीजनरेट हो सके वहाँ पे वेजिटेशन। तो जनरली ऐसे ही थिकली फॉरेस्टेड एरिया में किया जाता है। दूसरा, जहाँ पे हेवी रेनफॉल हो ताकि क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन हो सके, जल्दी से जल्दी पेड़ पौधे जो वहाँ पे लगाए गए हैं वो वृक्षों का रूप धारण कर सकें, ताकि उन्हें फिर से काटा जाए और फिर से जलाया जाए, फिर से उसकी राख मिट्टी में मिलाई जाए और फिर वहाँ पे खेती की जाए, और फिर कुछ समय के बाद वहाँ से छोड़ के किसी और जगह शिफ्ट हो जाया जाए। तो इसे ही कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और इस वजह से मिट्टी जो है अपनी उर्वरकता जो है वो खो देती है।
तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन यदि आप कहिए तो ना सिर्फ भारत के हर राज्य में बल्कि वर्ल्ड के काफ़ी हिस्से में भी प्रचलित है और ये मेनली ट्राइबल्स ग्रुप के द्वारा किया जाने वाला खेती का प्रकार है और अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे झूमिंग कहते हैं और मेक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में इसे रोका के नाम से जानते हैं और फिर मलेशिया में इसे लदांग के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन तरीके का एक खेती करने का प्रकार है। तो हमने पहले ही पढ़ा कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन है जिसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जिसमें एक एरिया को छोड़ के फिर दूसरे एरिया में जाके खेती करते हैं और इसी वजह से इसका ये नाम पड़ा। यानी अब इसका जो दूसरा पार्ट है, यानी कि जो प्रिमिटिव फार्मिंग थी उसका जो दूसरा हिस्सा था नोमैडिक हर्डिंग, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो नोमैडिक हर्डिंग है, तो नोमैड्स बोलते हैं जनरली जो घुमक्कड़ जाति के होते हैं लोग, उन्हें कहते हैं नोमैड्स। बंजारा जिसे हम कह सकते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो ये जो नोमैडिक हर्डिंग होते हैं ये पशुपालक होते हैं। तो ये जो नोमैडिक हर्डर्स होते हैं ये पशुपालक होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं पास्चर लैंड की तलाश में, यानी कि जो उनके पास जानवर होते हैं उनके लिए वो फॉडर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। दूसरा, इनके मूवमेंट के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है, वो ये कि क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा होता है या फिर उनकी टेरियन ऐसी होती है, जहाँ जिस जगह पर वो रहते हैं वो भूभाग ऐसा होता है जिसकी वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। और जनरली ये या तो बहुत ठंडे इलाके में होता है या फिर एरिड या सेमी एरिड रीजन में इस तरह की नोमैडिक हर्डिंग होती है, जिसमें पशुपालक जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह सीजन चेंज होने के वजह से जाते हैं। तो ये भी एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ फार्मिंग ही है। अब हम बढ़ते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ। और कॉमर्शियल फार्मिंग को जिन 3 हिस्सों में बांटा गया था वो है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को देखते हैं। जाहिर सी बात है कि जब कॉमर्शियल वर्ड इसमें जुड़ गया, इसका मतलब है कि इसका जो गोल है वो है प्रॉफिट लेना। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे होगा वो देखिए कि इसमें जो है कॉमर्शियल पर्पस है, इसको बेचना है ना, और उससे प्रॉफिट गेन करना। तो इसके अलावा ये जो होता है यानी कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो होती है वो टेम्परेट ग्रासलैंड में की जाती है। अब टेम्परेट ग्रासलैंड कैसा होता है, आपको ध्यान होगा कि ये स्पार्शली पॉपुलेटेड होता है और काफ़ी दूर बहुत बड़ा फार्म होता है जो कि काफ़ी हेक्टेयर्स में फैला हुआ होता है और स्पार्शली पॉपुलेटेड होता है और उस टेम्परेट रीजन में इस तरह की फार्मिंग की जाती है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चूंकि विंटर्स इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे एक तरह का ही क्रॉप उगाया जाता है, बहुत तरह के क्रॉप्स नहीं उगाए जा सकते। तो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की ये विशेषताएं हैं। अब हम बढ़ते हैं मिक्स्ड फार्मिंग की तरह। तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? मिक्स्ड फार्मिंग में जाहिर सी बात है कि इसमें क्रॉप का भी प्रोडक्शन होगा और एनिमल्स को भी पाला जाएगा, बट उसका पर्पस क्या होगा? क्योंकि अगेन ये कॉमर्शियल फार्मिंग का पार्ट है तो इसका उद्देश्य वही होगा प्रॉफिट प्राप्त करना, यानी उसे बेचना और उससे मुनाफा कमाना। तो मिक्स्ड फार्मिंग में जो यहाँ पे फूड एंड फॉडर का प्रोडक्शन किया जाता है उसका यही पर्पस होता है। और दूसरा रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, यानी कि जो जानवर भी पाले जाते हैं उसका उद्देश्य होता है उन्हें मार्केट में सेल करना। अब बढ़ते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर की तरफ। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर में सिंगल क्रॉप उगाया जाता है। ठीक है, कोई भी सिंगल क्रॉप हो सकती है, चाय हो सकती है, कॉफ़ी हो सकती है, रबड़ हो सकता है, काफ़ी कुछ हो सकता है। तो ये सिंगल क्रॉप बहुत बड़े एरिया में इसकी खेती की जाती है और बहुत बड़े एरिया में जब खेती की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें लेबर भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, इसमें कैपिटल भी बहुत ज़्यादा लगता है और इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो ये प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है तो उसको रखने की व्यवस्था भी खेतों के आसपास ही होती है और साथ ही इनको नियर बाय फैक्ट्रीज में ही भेजा जाता है। इसीलिए तो इस टाइप ऑफ फार्मिंग के लिए, यानी कि प्लांटेशन फार्मिंग के लिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए जो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है वो भी बहुत उम्दा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लांटेशन खेती आपको इससे भी याद होगा, हिस्ट्री में भी आपने देखा होगा कि जिस समय कॉलोनियल पीरियड में यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे तो उन लोगों ने प्लांटेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था और वन टाइप ऑफ क्रॉप को काफ़ी ज़्यादा उगाया था और वहाँ के बिजनेसमैन यहाँ पे आके प्लांटेशन एग्रीकल्चर में उन लोगों ने इन्वेस्ट भी किया था। तो इसमें काफ़ी कैपिटल भी लगता है और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए
ताकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सके। तो आज की क्लास में हमने देखा फार्म सिस्टम, जिसमें हमने इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में जानकारी हासिल की। और दूसरा हमने देखा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग को हमने पहले 2 भागों में बांटा और फिर फर्दर उसका डिवीज़न किया, उस सब को हमने अलग अलग एक्सप्लेन किया। और इस तरह से हमारा यहाँ तक का चैप्टर ख़त्म होता है। जो आगे के सब टॉपिक्स हैं वो लेके मैं अपनी अगली वीडियो बनाऊंगी, और तब तक के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखते रहिए और इस वीडियो को भी साथ में देखिए। और पुरानी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगी ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, परेशानी ना हो। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।